हेलो बच्चों। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग वापस से आ गए हैं पढ़ाई लिखाई करने। तो अभी तक देखिए, अभी हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में। तो इसके पहले अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? इसके पहले अभी तक आप लोगों ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, मानव नेत्र क्या होता है, ये सभी अभी आप सभी लोगों ने पढ़ा। देखो भाई, जो आपका ये जो प्रकाश है, मतलब ये जो फिजिक्स सेकेंड है, उसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेब ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लगभग 5-6 चैप्टर, जो भी पीछे का लेंस वगैरह, ये सभी हम लोगों ने पढ़ा। तो अब कहानी अब आ चुकी है वेब ऑप्टिक्स पे। बेसिकली कहानी है क्या, इसको थोड़ा समझाते हैं। देखो भाई, उन दिनों के समय में मार काट मच रहा था कि भैया ये जो प्रकाश है ये किससे मिलकर बना है। ठीक है, ये प्रकाश किससे मिलकर बना है, क्या है, कैसे, थोड़ा वो जानते हैं। हालांकि अब हम लोग जान चुके हैं जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन पहले लोग नहीं जानते थे भाई। अब क्या वो एक्सपेरिमेंट करके लोग बता रहे थे, तरह तरह के बातें बोल रहे थे। देखो भाई, ये समय चल रहा था 1675 ईस्वी में। लगभग इसी के दौरान दो साइंटिस्ट थे। दो साइंटिस्टों ने अपना तर्क रखा। कहा कि देखो भाई साहब, मैं तुम्हें बताता हूं कि प्रकाश किससे मिलकर बना है। ठीक है, दो साइंटिस्टों ने मिलकर बताया और इन्होंने बताया कि आओ देखो, मैं बता रहा हूं कि ये जो प्रकाश है किससे मिलकर बना है। देखो, एक बताए न्यूटन भाई साहब ने, और एक और साइंटिस्ट थे जो उतना फेमस नहीं थे, डच साइंटिस्ट थे ये, जिसका नाम था हाइगेन, जो कि अपना चैप्टर भी यही है। ठीक है, तो इन्होंने, दोनों लोगों ने अपना अपना तर्क रखा। ठीक है, क्या तर्क रखा, पहले न्यूटन की बात करते हैं। तो जो न्यूटन भाई साहब थे, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया और इनके सिद्धांत का नाम था न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। ये लगभग 1675 ईस्वी में इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा कि देख भाई, मैं बताता हूँ तुमको, ये जो प्रकाश है ना, वो कणों से मिलकर बना है। मतलब ये जैसे मान लो ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, मतलब प्रकाश की किरण आ रही है। एक मिनट जरा देख ले, वीडियो मस्त तुम्हें दिखाई भी दे रहा है कि नहीं? थोड़ा सा यहाँ आ रहा है, चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो इधर देखो, ये जैसे मान लो ये प्रकाश आ रहा है, तो इन्हें करे ना, ये प्रकाश नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, ये क्या है, कण है। देखो ये रहा, ये ऐसे 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 एक लाइन से ऐसे कण जा रहे हैं। प्रकाश नहीं, प्रकाश जो है वो कणों से मिलकर बना है। अगर इधर प्रकाश जा रहा है, बेसिकली इधर क्या जा रहे हैं, कण जा रहे हैं। तो न्यूटन का नियम क्या था? न्यूटन ने कहा, मैं बता रहा हूँ प्रकाश किससे मिलकर बना है। देखो, जो प्रकाश है वो कणों से मिलकर बना है, अर्थात प्रत्येक प्रकाश स्रोत छोटे छोटे कण उत्सर्जित करता है। जैसे मान लो टॉर्च है, टॉर्च को जब तुम जला रहे हो तो उससे प्रकाश निकल रहा है। तो न्यूटन भाई साहब कह रहे, देखो प्रकाश नहीं निकल रहा है, इससे क्या निकल रहा है, कण निकल रहा है। कण क्या निकल रहा है, कण। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकाश स्रोत छोटे छोटे कण उत्सर्जित करता है, जिसे कॉर्पस्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस्कल कहते हैं, या कणिका कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कुछ एज्यूम करके, मतलब कुछ माना, और उन्होंने कहा कि देख भाई साहब, ये जो कण है, मतलब ये जो छोटे छोटे ये जो कण है ना, ये प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ है मतलब जैसे प्लास्टिक का बॉल देखे हो ना, ऐसे पटको, वो जब जब ज़मीन से टकराएगा तो दबेगा, और जैसे ही हटेगा तो जैसे था पहले वैसे हो गया। ठीक है, दृढ़ होगा, मतलब थोड़ा टफ होगा, थोड़ा कठोर टाइप का होगा, तथा द्रव्यमान हीन होगा, मतलब इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होगा। परिवर्ती आकार व प्रकृति को, मतलब अलग अलग आकार का भी होगा और अलग अलग इसका, मतलब अलग अलग इसका शेप और साइज भी इसका क्या होगा, अलग अलग होगा। इन्होंने एज्यूम किया।
इन्होंने क्या कहा कि जो प्रकाश है, मतलब ये जो प्रकाश है वो कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहेंगे, कॉर्पॉक्सिकल। और ये जो कॉर्पॉक्सिकल है वो प्रत्यास्थ है, दृढ़ है, द्रव्यमानहीन है तथा परिवर्ती आकार व आकृति का है। मतलब अलग अलग प्रकाश के लिए इसका जो आकार व आकृति होगा वो अलग अलग होगा। मैं ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ? बोल मेरे भाई, सही है? चलो तब आगे। अब इन्होंने क्या कहा दूसरा, इन्होंने कहा कॉर्पॉक्सिकल जो है, मतलब ये जो कॉर्पॉक्सिकल है, ये जो जिससे मिलकर प्रकाश बना है, यह सीधी रेखा में चलता है। मतलब एकदम सीधे मस्त, एक के पीछे एक के पीछे एक के ऐसे चलता है, एकदम सीधी रेखा में चलता है। ठीक, अब अलग अलग माध्यम में इनका चाल अलग अलग होता है। देखो यही मेजर पॉइंट था जिससे इनकी गलती पकड़ा गई कि नहीं भाई साहब भी गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग माध्यम में इसका जो चाल होता है, मतलब जो कॉर्पॉक्सिकल का जो चाल होता है अलग अलग माध्यम में वो अलग अलग होता है। ठीक है, इन्होंने कहा। और इन्होंने क्या कहा पता है? इन्होंने कहा सघन माध्यम में कॉर्पॉक्सिकल का चाल ज़्यादा होता है और विरल माध्यम में कॉर्पॉक्सिकल का चाल कम होता है। अच्छा एक बात बताओ, प्रकाश किससे मिलकर बना है? कॉर्पॉक्सिकल से। और कॉर्पॉक्सिकल का चाल कहाँ ज़्यादा है? सघन में। और कहाँ कम है? विरल में। मतलब ये कहना चाह रहे हैं प्रकाश की चाल पानी में ज़्यादा होगा और वायु में क्या होगा? कम होगा। ये ऐसा कह रहे हैं, यहीं से इनकी गलती को पकड़ा गई। ठीक है, चलो आगे अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अलग अलग माध्यम में इसका चाल अलग अलग होता है। किसका चाल? कॉर्पॉक्सिकल का। और जो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा, और इनका कहना है सघन माध्यम में कॉर्पॉक्सिकल अर्थात प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा और विरल माध्यम में कॉर्पॉक्सिकल का चाल कम होगा। अच्छा, अलग अलग रंग के प्रकाश के कॉर्पॉक्सिकल का आकार व आकृति अलग अलग होता है। मतलब जैसे लाल रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है, जो भी अलग अलग रंग हैं, इनका जो कॉर्पॉक्सिकल का साइज और शेप होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। इसीलिए इनका कहना था, इसीलिए तो वो लाल दिखाई दे रहा है, वो पीला दिखाई दे रहा है, ऐसा इनका कहना था। नीला रंग है तो इसके आकार बड़ा होगा, छोटा होगा, ऐसा कुछ होगा। कॉर्पॉक्सिकल का जो साइज होगा, मतलब जो कण का साइज होगा वो बड़ा होगा, छोटा होगा, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बस इतना ही अभी, मतलब अभी तो हमने स्टार्टिंग किया है। तो अभी पहले आप इसको लिखिए, फिर हम बोर्ड से हटते हैं। आप इसको लिख लीजिए, फिर आते हैं फिर से एक बार। तो जल्दी जल्दी आप लोग उतारिए। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप आप लोगों ने पीछे वाला लिख लिया होगा। नोट्स प्रॉपर अच्छे से बनाना। तो चलो अब देखो, हम लोगों ने पढ़ लिया न्यूटन भाई साहब ने क्या क्या बोला। उन्होंने जो भी बोला अभी आपने पीछे पढ़ा लिखा। अच्छा एक जगह मैंने ना वहाँ प्लास्टिक बॉल यूज कर दिया है। वो जहाँ हम ऐसे अभी पीछे देखेंगे तो मैंने वो जो मतलब कॉर्पॉक्सिकल का जब मैं गुण बता रहा था तो उसमें मैंने प्लास्टिक बॉल यूज़ किया है। बेसिकली मैं रबर बॉल बोलना चाह रहा था। ठीक है, तो जब रबर बॉल को ऐसे पटकते हैं तो वो दबता है, फिर जब ऊपर आता है तो जैसा पहले था वैसा हो जाता है। मैं वो बोलना चाह रहा था। तो आगे बढ़ते। अब देखो इन्होंने प्रूफ करे क्या क्या किया, मतलब अपने इस सिद्धांत से, न्यूटन ने अपने इस सिद्धांत से प्रूफ क्या क्या किया। हालांकि तुमको एक बात बताऊं, इनका जो नियम था वो सबको पता चल रहा था देखकर। मतलब वो जो अदर साइंटिस्ट थे सबको पता चल रहा था, देखकर भी पता चल रहा था और इनके नियम के अकॉर्डिंग भी पता चल रहा था कि नहीं ये मतलब ये जो नियम है इनका थोड़ा गलत है। लेकिन उन सारे गलती को लोग नज़रअंदाज कर देते थे। मतलब जैसे होता है ना कि आप लाख गलत काम किए, लेकिन अगर आपका आईआईटी निकल गया, नीट निकल गया, तो भले ही आप कुछ गलत कर रहे हों लेकिन लड़कवा ई करत लेकिन पढ़त रहल, ऐसे होता है ना, ऐसा बोल देते हैं लोग। तो वही चीज़ है कि जो न्यूटन भाई साहब थे अपने समय के इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि इनके छोटे छोटे गलतियों को नज़रअंदाज लोग करनी है और इनके नियम को सही भी माने। और लगभग तुमको पता है 100 सालों तक, लगभग एक पीढ़ी फिजिक्स को गलत पढ़ के गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने इसके अपने इस सिद्धांत से प्रूफ क्या किया? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इन्होंने इसको प्रूफ किया। ठीक है, पहले ही हम लोग मान चुके थे कि जो कॉर्पॉक्सिकल है वो सीधी रेखा में चलता है।
देखो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये प्रूफ हो गया। फिर उन्होंने अपने इसी सिद्धांत से प्रकाश का परावर्तन भी प्रूफ किया। कैसे? इन्होंने कहा देखिए जो कॉर्पॉक्सिकल है, ये देखिए ये कॉर्पॉक्सिकल आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, और जब यहाँ पे होगा ये क्या होगा, थोड़ा दबेगा। वही जैसे हम लोग खेलते नहीं है, जैसे गेंद हो, रबर का बॉल लो, इसको ऐसे ज़मीन पे मारो तो टप्पा खा के उधर चला जाता है। उसी तरह बेसिकली यहाँ से ऐसे वो टप्पा खाकर देखिए प्रकाश वापस ऐसे चला जाएगा। तो देखो यही तो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश टकराता है, टकरा कर चला जाता है, यही तो है प्रकाश का परावर्तन। इन्होंने, न्यूटन ने अपने इस सिद्धांत से ये भी प्रूफ कर दिया। अब प्रकाश का अपवर्तन, अपने को पता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इन्होंने इसको कैसे समझाया, देखिए ये है आपका प्रकाश, देखिए ये प्रकाश आया। अब जब प्रकाश दोनों माध्यमों के अपवर्तक तल पर जब पड़ता है ना, तो ये जो सघन माध्यम के जो कण हैं, सघन माध्यम के जो कण हैं वो इस कॉर्पॉक्सिकल को अपनी ओर ज़्यादा खींचते हैं। मतलब इन दोनों के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होता है। मतलब इधर के कण इसको इधर खींचना चाहेंगे, इसको ये वाला इधर, 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 ये वाला इधर। मतलब ये जो सघन माध्यम के जो कण है, सभी कण हैं, वो इस कॉर्पॉक्सिकल को अपनी ओर ज़्यादा तेज़ी से खींचना चाहेंगे। तो देखो अगर हम यहाँ पे ऐसे लंबवत रेखा खींच दें तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो हुआ क्या, एक बात बताओ, कुछ लोग, एक लोग मुझे इधर खींच रहा है, एक लोग मुझे इधर खींच रहा है, मैं किधर जाऊंगा, ना तो इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, कहीं इधर इन दोनों के बीच से होकर जाऊंगा। उसी तरह यहाँ पर है, उसी तरह यहाँ सारे कण इस वाले कण को कुछ कण इधर खींच रहे हैं, कुछ कण इधर, कुछ कण इधर। तो ये नेट किधर जाएगा, लगभग ये देखो कुछ ऐसे, ये नेट कुछ ऐसे चला जाता है। तो देखो इसको जाना चाहिए था इसे सीधे, लेकिन ये क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। कुछ इस प्रकार इन्होंने अपने नियम को समझाया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, इन्होंने ये तो प्रूफ करके दिखा दिया, और बस यही तीन चीज़ों से लोगों ने मान लिया, हाँ भैया न्यूटन भाई साहब सही बोल रहे हैं। पता चल गया कि प्रकाश किससे मिलकर बना है ना, प्रकाश किससे मिलकर बना है, पता चल गया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्पॉक्सिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्पॉक्सिकल। अच्छा, यहाँ तक तो सही था, लेकिन बाद में पता चला इनके नियम को लोग मान लिए, सब कुछ सही हो गया। फिर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला ये सिद्ध नहीं कर सका। पहला, ये व्यतिकरण नहीं प्रूफ कर सका। अभी व्यतिकरण क्या होता है आगे बताएंगे। ये व्यतिकरण प्रूफ नहीं कर सका, विवर्तन भी प्रूफ नहीं कर पाया। ये सब क्या होता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ना। ध्रुवण को भी नहीं प्रूफ कर पाया। तो लोगों ने कहा ठीक है, क्या बात है, तीन ठो तो अवगुण है, तीन ठो नहीं प्रूफ किया, बाकी सब प्रूफ कर रहा है ना हमारे न्यूटन भैया, ग्रेट, न्यूटन भैया महान। लोगों ने न्यूटन को अभी भी मानने लगा। लेकिन ब्रेक थ्रू तब आया जब 1850, एक मिनट, नियम इन्होंने कब दिया था, 1675 में, और ये गलत कब साबित हुआ, 1850 में। समझ रहे हो, लगभग 16-17, मतलब समझ लो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा इस नियम को लोगों ने सही माना, गलत होने के बावजूद। 100% गलत तो तब माना जब 1850 ईस्वी में फौकल्ट नामक वैज्ञानिक आए और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताएं, देख मेरे भाई, लाइट का जो स्पीड है वायु में ज़्यादा होता है और पानी में कम होता है। इन्होंने प्रूफ करके बताया बाकायदे कि देखो भैया, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है। तब लोगों ने कहा हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, न्यूटन भाई साहब गलत है तो कोई दूसरा नियम बताओ। तुम न्यूटन भाई साहब गलत है, कोई दूसरा में नियम बताओ। तो प्रकाश किससे मिलकर बना है, कण से नहीं मिलकर बना है तो किससे मिलकर बना है। अब लगा सब कोई करे, फिर पन्ना इतिहास को खोजा गया, वापस से पन्ना पलटा गया। तो अब याद आया, एक मिनट, एक और कोनो साइंटिस्ट थे जो इन्होंने बताया था कि प्रकाश किससे मिलकर बना है। तो वहीं पे जन्म आया, वापस से वो पुराना हिस्ट्री खुलता है, वापस से उनके बातों को पढ़ा जाता है, जिसका नाम था हाइगेन्स। याद करो, मैंने शुरू में ही बताया था कि 2 साइंटिस्ट आए थे, अपना विचार रखे थे कि एक ने न्यूटन
न्यूटन ने बोला कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है, और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, क्या नाम था हाइगेंस। इन्होंने बोला कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है, बेसिकली मैकेनिकल वेव से मिलकर बना है, यांत्रिक तरंगों से मिलकर बना है। ठीक है, तो आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। आप इसको उतारिए तो मिलते हैं 1 मिनट में। उतारिए फटाक से। आते हैं हम लोग। तो अब आ गए हैं हाइगेंस। ठीक, तो बच्चों हाइगेंस आए और उन्होंने कहा, मतलब हिस्ट्री को वापस से दोहराया गया, इतिहास के पन्नों को वापस से खोला गया और पढ़ा गया हाइगेंस के सिद्धांत को। लेकिन जैसे ही हाइगेंस का वो जो चैप्टर है जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रकाश बेसिकली है क्या, तुरंत वहाँ पे पहले हाइगेंस का भूत आता है। रुको, मैं पहले अगर तुम्हें एक्चुअली में जानना है कि प्रकाश किससे मिलकर बना है और प्रकाश क्या है, तो जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर नहीं माने तो जाओ, हमसे नहीं मतलब है। प्रकाश जाओ अपना ढूंढो कि प्रकाश क्या है, हमसे क्या मतलब। हम जो बोलेंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। अब वो एक्चुअल में है कि नहीं है राम जाने, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो तुम्हें मानना पड़ेगा। अरे भाई, ये सब उन्होंने बाकायदा, अरे जो ये अगर मान लो वो कुछ लिख रहे हैं बेसिकली, और चूंकि वो साइंटिस्ट हैं और कुछ लिख रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के, कुछ जान वान करके, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह तब ना लिखे होंगे मेरे भाई। बोलना मेरे भाई। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर वो कुछ बता रहे हैं तो कुछ सोच समझ के तो बता रहे हैं। इसे वही हाइगेंस कह रहे हैं कि अगर तुम्हें जानना है कि प्रकाश किससे मिलकर बना है, तो मैं जो बोलूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, आओ, कोई अपने पास तो चारा है नहीं, चलो मानते हैं। तो उन्होंने कहा, तो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। जब वो चैप्टर खोले तो उसमें पहला हेडिंग डाला था, मस्त सुंदर था, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। देखो 1678, उन्होंने 1675 ईस्वी में दिया था। ठीक है ना, तो 1678 ईस्वी में इन्होंने बताया था। तो पहले आओ इधर देखते हैं, पहले शॉर्ट में देखते हैं, फिर जो लिखा वो तो तुम्हें लिखना ही है फेयर कॉपी पे। चलो आओ देखो, इन्होंने बोला, हाइगेंस ने बोला कि जो लाइट है वो बेसिकली मैकेनिकल वेव है, मतलब जो प्रकाश है वो यांत्रिक तरंगों के रूप में चलता है। अभी यांत्रिक तरंग का होता है ऐसा तरंग, देखो इसे बेसिकली मान लो तरंग, ये जुम्बा करके जो चलता है ऐसे। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। जो प्रकाश है वो क्या है, यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है। इसका मतलब क्या है, ऐसा वेव, ऐसा मतलब कि वह तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। ऐसा तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग कहते हैं। अब लोगों का माथा चकरा गया पहले ही हेडिंग में। क्या बोले इन्होंने कि जो प्रकाश है वो यांत्रिक तरंग है, और सारे साइंटिस्टों को तो पता ही है कि जो यांत्रिक तरंग है उसको माध्यम की आवश्यकता होती है चलने के लिए। फिर हाइगेंस का भूत आया, कहा कि रुको मैं बता रहा हूँ, रुको। अब इधर हाइगेंस का भूत बैठा था, अरे भाई मान लो इधर हाइगेंस का भूत बैठा था और इधर साइंटिस्ट बैठे थे। अब साइंटिस्ट हाइगेंस के भूत से पूछ रहे, 1 मिनट बताओ जरा, तो पहले एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि जो प्रकाश है वह क्या है, यांत्रिक तरंग है ना। अब यांत्रिक तरंग को चलने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है। अब इधर हाइगेंस का भूत बैठा है, अरे रुको जरा, हम बता रहे हैं ना। तो अब हाइगेंस का भूत बोल रहा है कि देखो भाई, हमने क्या कर लिया है, एक माध्यम माना है। फिर इधर से वो कह रहे नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पहले तुम ये बताओ कि प्रकाश किससे मिलकर बना है। भूतवा बोल रहा है यांत्रिक तरंगों से मिलकर बना है। तो फिर इधर के साइंटिस्ट उनसे पूछ रहे हैं, अच्छा यांत्रिक तरंग से मिलकर बना है, तो यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब एक बात बताओ, ये सूरज है, ये सन है, और ये अर्थ है, मस्त बढ़िया था, पृथ्वी है हमारा जिसपे हम लोग रहते हैं। अब देखो सूरज और पृथ्वी के बीच में तो वैक्यूम है ना, निर्वात है ना, कोई माध्यम नहीं है। तब प्रकाश यहाँ से तो पृथ्वी पे तो आता ही है। अगर तुम बोल रहे हो कि प्रकाश यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और इस बीच तो कोई माध्यम ही नहीं है, तो तुम्हारा नियम पहले ही गलत हो गया। हम तुम्हारा नियम क्यों पढ़े,
हाइगेंस का भूत बोल रहा है, अरे रुका भैया, हम हो के तो बोले दो, मतलब हमें भी तो बोलने दो, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। तो हाइगेंस का भूत बोल रहा है, देखो भाई, हमने क्या किया है, हमने एक सर्वव्यापी माध्यम मान लिया है, मतलब एक ऐसा माध्यम मान लिया है जो हर जगह मौजूद है, मान लिया है। अभी साइंटिस्ट बोले मान लिया है, मान किसे लिए तुम? हाइगेंस का भूत, एक काम करो, रहना है रहो, जानना है जानो, नहीं तो जाओ। तो तब इधर साइंटिस्ट बोले, अरे गुस्सात का है, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अब हाइगेंस बोल रहे हैं कि हमने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की, मतलब एक ऐसा माध्यम माना है जो हर जगह मौजूद है, हर जगह, मतलब इस जगह भी है, मतलब यहाँ 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 सब जगह, सभी जगह ईथर, ईथर एक ऐसा माध्यम है, सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की। ऐसा माना कि एक हर जगह एक ऐसा माध्यम है जिसका नाम क्या है, ईथर, मतलब इस जगह भी कौन सा माध्यम है, ईथर। अब माध्यम है ना, अब माध्यम है तो इसका मतलब, माध्यम है तो इसका मतलब यांत्रिक तरंग यहाँ पे चल सकता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा, और इन्होंने कहा कि ये जो ईथर माध्यम है, ईथर माध्यम है, ये बहुत, इसका प्रत्यास्था बहुत अधिक है और इसका घनत्व तो क्या है, बहुत कम है। आओ थोड़ा और फिर से बताते, फिर से देखो भाई, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इन्होंने क्या कहा, प्रकाश के संचरण के लिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की, मतलब मान लिया कि एक हर जगह मौजूद होने वाला एक माध्यम है, हर जगह, तुम्हारे अंदर मेरे अंदर सब जगह एक माध्यम है जिसका नाम क्या है, ईथर। इस काल्पनिक माध्यम के लिए यह माना, एक्चुअल में है कि नहीं है नहीं पता, यह माना गया कि यह भारहीन है, मतलब इस माध्यम में कोई भार ही नहीं है, तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है, सब जगह प्रवेश कर सकता है। ईथर का घनत्व तो बहुत कम तथा प्रत्यास्था बहुत अधिक होता है, ठीक है। अतः इसमें प्रकाश के संचरण के लिए समस्त गुण विद्यमान थे। इस नियम के अनुसार प्रकाश यांत्रिक तरंगों के रूप में चलता है। ये है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इन्होंने हाइगेंस में नियम दिया। तो जल्दी जल्दी मोटा मोटा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आया कि प्रकाश किससे मिलकर बना है, तो प्रकाश सबसे पहले बोला 1675 ईस्वी में न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में कहा कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, इनका नियम गलत है। फिर उसके बाद हाइगेंस आए, इन्होंने कहा कि प्रकाश किससे मिलकर बना है, प्रकाश यांत्रिक तरंगों से मिलकर बना है। और यांत्रिक तरंग क्या होता है सॉरी, यांत्रिक तरंग एक ऐसा तरंग होता है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब सूरज और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम तो है नहीं, तो इन्होंने कहा कि माध्यम नहीं है, ऐसा तुम्हें लग रहा है, लेकिन है, हम मान लिए हैं कि इसमें यहाँ पे एक सर्वव्यापी माध्यम है जिसका नाम क्या है, ईथर है। ईथर है, सर्व, हर जगह प्रवेश कर सकता है, एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर है। तो इन्होंने मान लिया और यहाँ से प्रूफ हुआ, यहाँ से मान लिया गया कि ठीक है भैया, जो प्रकाश है वो किससे मिलकर बना है, प्रकाश है वो जो किससे मिलकर बना है, यांत्रिक तरंगों के रूप से मिलकर बना है। लोगों ने मान लिया, ठीक है भाई तुम एकदम सही बोल रहे हो, आज से हम तुम्हारी बातों को मानेंगे, ठीक है। तो प्रकाश किससे, पता चल गया कि प्रकाश किससे मिलकर बना है, यांत्रिक तरंगों के रूप से मिलकर बना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इस सिद्धांत के द्वारा, अब भाई मान तो लिए, ठीक है, लेकिन अपने को बाकी सारे गुण को प्रूफ भी करके तो दिखाना है, मतलब जो जो प्रकाश में फिनोमिना होता है। आओ, अच्छा अब देखो, अब इससे क्या क्या प्रूफ हुआ। पहला प्रूफ देखो क्या क्या प्रूफ हुआ, ठीक। पहला बात करें, पहला अब देखो, पहला है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब इन्होंने देखो बोला यांत्रिक तरंग है, ये देखो यांत्रिक तरंग का जो क्रिस्ट और ट्रफ होता है, मतलब इन्होंने बोला यांत्रिक तरंग है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये जो प्रकाश चल रहा है, ये इसमें जो ये बन रहा है, ये मतलब श्रृंग और गर्त बन रहा है, बहुत छोटा छोटा बन रहा है, जिससे ऐसा लगेगा कि ये कैसे चल रहे हैं, सीधी रेखा में चल रहे हैं। 1 मिनट, दिख रहा है,
बहुत छोटा दिख तो रहा है, ठीक है दिख रहा है, इतना छोटा छोटा बनता है जिससे पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा इन्होंने इस अपने सिद्धांत से, अपने इस नियम से प्रूफ करके बताया, और जो कि हमें पढ़ना भी और हम लोग को भी प्रूफ करना है। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है, मतलब प्रकाश का परावर्तन भी प्रूफ किया। प्रकाश का परावर्तन मतलब कोण I बराबर कोण R। फिर उन्होंने प्रकाश का अपवर्तन भी प्रूफ किया। प्रकाश का अपवर्तन भी प्रूफ किया, मतलब sin I बटे sin R बराबर कांस्टेंट, ये भी प्रूफ किया। फिर इसी सिद्धांत से व्यतिकरण भी प्रूफ हुआ, विवर्तन भी प्रूफ हुआ, ये सब प्रूफ हुआ। तो अब भाई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सही हो रही थी, तो इनके नियम को लोगों ने मान लिया। लेकिन अंत में इनका भी नियम एक जगह गलत हो जाता है, जिसका नाम है प्रकाश का ध्रुवण। मतलब ये जो हाइगेंस का सिद्धांत है वो प्रकाश के ध्रुवण को प्रूफ नहीं कर सका। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा ना ये व्यतिकरण क्या बोल रहे हैं, विवर्तन क्या बोल रहे हैं। भाई आगे पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। जब एक बार आगे पढ़ लोगे, जब वापस से पीछे आओगे, जब रिवाइज करोगे ना, तब तुम्हें सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइगेंस, तो इससे प्रूफ हो गया कि जो प्रकाश है वो यांत्रिक तरंगों से मिलकर बना है, हाइगेंस ने बताया। और इसी सिद्धांत से ये प्रूफ भी हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का परावर्तन भी इस नियम से प्रूफ हुआ, प्रकाश का अपवर्तन भी प्रूफ हुआ, फिर उसके बाद व्यतिकरण भी प्रूफ हुआ, विवर्तन भी प्रूफ हुआ। इतना ज़्यादा चीज़ें इस सिद्धांत से प्रूफ होने लगी। ठीक है, लेकिन एक जगह ये भी जाके गड़बड़ा जाता है, ध्रुवण। फिर उसके बाद फिर आगे चर्चा होती है, क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हाइगेंस के बारे में बात करते हैं ना। तो लास्ट बार बोल रहे हैं, ज़्यादा पका तो नहीं रहे हैं, 1 मिनट, लास्ट आखिरी बार। ये मेरी आदत है बार बार बोलने की, मैं क्या करूँ, मैं सुधार ही नहीं पा रहा हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ हो गया कि प्रकाश किससे मिलकर बना है। प्रकाश किससे मिलकर बना है भाई? सबसे पहले उन्होंने बताया, न्यूटन ने बताया कणों से मिलकर बना है, जो गलत हुआ। फिर आए हाइगेंस ने कहा प्रकाश यांत्रिक तरंगों से मिलकर बना है। ठीक है, और इसी यांत्रिक तरंगों से मिलकर बना है, और इस सिद्धांत के अनुसार हमने प्रूफ भी किया, इतनी सारी चीज़ें प्रूफ किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।